जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए यूपी SSC पैट का ब्रह्मास्त्र। दोस्तों ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में आपको 8 से 10 नंबर देके जाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 15 से 20 नंबर दिलाने वाली क्लास होगी आपकी परीक्षा में। सारे सवाल अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोस्तों आपको जीके, करंट, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सारे सवाल मिलेंगे। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा और अपनी परीक्षा से पहले इस वीडियो को देखकर जाइएगा। आप परीक्षा हॉल में इस वीडियो को याद करेंगे। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए सबसे पहले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, T+2 अवार्ड किसे मिला है? अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। T+2 अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कूनो राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शन दोस्तों ऐसे सेट किए गए हैं कि चारों से एक एक प्रश्न बन रहा है। मैं आपको चारों प्रश्न बताने वाला हूं, जल्दी से बताइएगा। T+2 अवार्ड किसको दिया गया है? अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। भाई बहनों आपको बता दें, T+2 अवार्ड 2022 किसको मिला है तो आपको नोट करके रखना है। ये मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। और दोस्तों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व इसको भी मिला था। इसको दोस्तों 2021 का मिला था। 2021 का T+2 अवार्ड किसको मिला था दोस्तों? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। अब बात करते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। दोस्तों यहीं पर दोस्तों नामीबिया से चीते लाए गए हैं। आपको सबको पता है यहाँ पर दोस्तों 5 मादाएं हैं और 3 नर हैं। ये रेशो भी आपको याद करके रखना है। ये भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों आपको बता दें यहीं पर बोमा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि बोमा तकनीक का इस्तेमाल किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए किया गया है तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए किया गया है। और दोस्तों बोमा तकनीक में किया जाएगा उसके अंदर जो हिरण है, यानी कि दोस्तों केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंदर जो हिरण है उनको दोस्तों बोमा तकनीक के द्वारा इनको दोस्तों वहां से बाहर निकाला जाएगा। ऐसा दोस्तों इसकी तकनीक को अच्छा बताया जा रहा है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, मणिपुर की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि दोस्तों अभी आप सब जानते हैं कि हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे। उसमें से दोस्तों मणिपुर, उत्तर प्रदेश, गोवा और दोस्तों कौन सा था? पंजाब और उत्तराखंड। ये 5 राज्यों में दोस्तों विधानसभा के चुनाव हुए थे। यहाँ से प्रश्न बनने की आपकी प्रबल संभावना है। मैं 5 राज्यों के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने सवाल को लेकर। हमसे पूछा गया है कि मणिपुर की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं, 60 सीटें हैं, 40 सीटें हैं, 117 सीटें हैं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें मणिपुर की विधानसभा में कितनी सीटें हैं तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना है। कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों अब बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। 70 सीटें दोस्तों कहां पर हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड 70 सीटें कहां पर हैं? उत्तराखंड में हैं। और 240 सीटें कहां पर हैं? गोवा में हैं। और 117 सीटें कहां पर हैं? पंजाब में। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में आप सब जानते हैं कितनी सीटें, यूपी में कितनी सीटें हैं विधानसभा की तो आपको नोट करके रखना है 403 सीटें हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों इनके मुख्यमंत्री के बारे में जल्दी से जानकारी आपको देता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने तो आपको याद करके रखना है पुष्कर धामी। कौन दोस्तों? यहां पर लिख देता हूं मैं, पुष्कर धामी। ये दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी? मणिपुर की। मणिपुर के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन बने हैं तो इसके आगे लिख देता हूं वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह ये दोस्तों मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो आपको नोट करके रखना प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। और पंजाब के दोस्तों कौन बने हैं? भगवंत मान। भगवंत मान
इसको भी आप थोड़ा नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। और दोस्तों ये भगवंत मान किस पार्टी से थे? आम आदमी पार्टी। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे सवालों को नोट कर लिया होगा और आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पता होगा, योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, इनके नाम आप वेरी इंपॉर्टेंट में याद रखेंगे। कौन कौन है दोस्तों? केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। इसको भी आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है सारे के सारे। उम्मीद करता हूं आपने यहाँ से सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ चलते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और महत्वपूर्ण सवाल है, जल दिवस 2022 की थीम क्या है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। उससे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जल दिवस मनाया कब जाता है। यह एक ऐसा दिवस है, अति महत्वपूर्ण दिवस है। मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। जल दिवस 2022 की थीम क्या है? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, भूजल को पीढ़ी हेतु सुरक्षित करना, भूजल को जीवन का आधार बनाना, या दोस्तों भूजल के महत्व का समायोजन। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। भाई बहनों आपको बता दें जल दिवस 2022 की थीम क्या है, तो आपको नोट करके रखना है, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। और जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। 22 मार्च को दोस्तों क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जैव विविधता दिवस कब मनाया था? 22 मई। इन सारे आंकड़ों को आप याद में रखिएगा। ये 22 का आंकड़ा आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और दोस्तों 22 अप्रैल को क्या मनाया था? पृथ्वी दिवस। 22 मई को क्या मनाया था? जैव विविधता दिवस। और जल दिवस की थीम क्या है? अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी कि दोस्तों भूजल जो है उसको अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ये इसका इस बार की थीम है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, नाटो संगठन का सामूहिक सुरक्षा धारा कौन सी है? नाटो संगठन की दोस्तों जो सामूहिक सुरक्षा है उसकी धारा कौन सी है? आपके यूपीएससी पैट के दोस्तों सिलेबस में देके रखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आपकी परीक्षा में यहां से 100% सवाल छपेगा। धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। नाटो संगठन दोस्तों आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में नाटो संगठन बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा था। इसीलिए आपकी परीक्षा में यह सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नाटो संगठन की सामूहिक सुरक्षा धारा कौन सी है? तो आपको नोट करके रखना है, धारा 5। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि धारा 5 होती क्या है। दोस्तों नाटो संगठन में कितने देश शामिल हैं? सबसे पहले आपको वो लिखवा देता हूं मैं। इसमें दोस्तों कितने देश शामिल हैं तो आपको नोट करके रखना है। इसके अंदर 30 देश शामिल हैं। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है? तो आपको नोट करके रखना है 4 अप्रैल। इसकी दोस्तों पूरी डेट याद रखिएगा आप, 4 अप्रैल 1949 इसकी दोस्तों स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका मुख्यालय स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी सामूहिक सुरक्षा की धारा। दोस्तों इसकी सामूहिक सुरक्षा की धारा 5 क्या कहती है? अगर दोस्तों इन 30 देशों के किसी एक देश में पर आक्रमण होता है तो दोस्तों इन जो 30 देश हैं इन सब पर आक्रमण माना जाएगा। और दोस्तों ये 30 देश उस देश की मदद करेंगे। ये दोस्तों धारा की ये सामूहिक सुरक्षा की धारा है। इसी को दोस्तों धारा 5 कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों यूरोपियन यूनियन, उसमें कितने मेंबर शामिल हैं? तो आपको नोट करके रखना है, 27 मेंबर शामिल हैं। और उसका मुख्यालय भी कहां पर स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपने पूरे सवालों को समझ लिया होगा। अब दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क का सवाल कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। ये बताइएगा कि दोस्तों भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत में वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, होप मिशन का संबंध किस देश से है? उत्तर कोरिया, ईरान, चीन, यूएई। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र सवाल हैं दोस्तों। सारे के सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते चलिएगा। होप मिशन का संबंध किस देश से है? उत्तर कोरिया से है, ईरान से है, चीन से है या यूएई से है, यानी कि दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें होप मिशन किसका मिशन है? तो आपको नोट करके रखना है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, यूएई, यानी कि दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात।
इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा दोस्तों। और आपसे पूछा जाए कि विश्व की पहली पेपरलेस सरकार, विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात। इसको आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए और ऑप्शन को बात करते हैं दोस्तों। नूरी, नूरी कहाँ का है? तो आपको नोट करके रखना, नूरी, नूरी कहाँ का है? उत्तर कोरिया का। दोस्तों नूर कहाँ का है? नूर ये दोस्तों ईरान का है। इन दोनों को आप याद रखिएगा। नूरी कहाँ का है दोस्तों? उत्तर कोरिया का। और नूर कहाँ का है? ईरान का। ये दोनों सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोस्तों नूरी और नूर इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आप इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ पर देखिए राम में बड़ी की पाई है, यहाँ पर राम में छोटी की पाई है। इसको दोस्तों इससे आप रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर खाली राह बना, यहाँ पर भी दोस्तों खाली राह बना, इसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं। आप इसको ऐसे रिलेट कर पढ़ेंगे तो आपको दोस्तों याद हो जाएगा। दोस्तों चीन, इसका दोस्तों तियांगवान फर्स्ट कौन सा है दोस्तों? तियांगवांग फर्स्ट, इसका दोस्तों ये नया मिशन है किसका? चीन का। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से पूरे सवालों को नोट कर लिया होगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ऐसा कौन सा देश है जिसने दोस्तों अपना कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है, यानी कि दोस्तों अपना पर्सनल सूर्य बनाया है, सूर्य की जितनी ऊर्जा उत्सर्जित कर सकती है उनकी ये मशीन, वो देश कौन सा है? वो भी दोस्तों चीन है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान किसको मिला है? अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान किसे मिला है? भाई बहनों आपको बता दें, जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों यूपीएससी पैट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने करंट अफेयर बनती है वो मैं आपको धीरे धीरे कराता चला जा रहा हूँ। आपको मैंने दोस्तों पैरा बैडमिंटन अकादमी, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, अमृत सरोवर, सारी चीज़ें नोट करा दी हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान किसका? उत्तर प्रदेश का। और राजस्थान का दोस्तों सेकंड स्थान है, इसको आप नोट करके रखिएगा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को दोस्तों क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट कहा जाता है, यहीं पर सर्वाधिक टाइगर हैं। और दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि नामीबिया से चीते लाए गए, यानी कि यहां पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों केरल, केरल में दोस्तों मोहिनी अट्टम, इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। और यहीं पर दोस्तों केरल में क्या मनाया था? त्रिशूरपुरम फेस्टिवल। यह भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, पृथ्वीजर पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ है? फ्रांसिस कैरे को हुआ है, गीतांजलि श्री को हुआ है, डेजी रॉकवेल को हुआ है, नवदीप गिल को हुआ है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शन आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। दोस्तों अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है। तो दोस्तों आप अपना एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको सवाल कैसे लग रहे हैं। आइए दोस्तों अपने सवाल की ओर बात करते हैं। पृथ्वीजर पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ है? जल्दी से बताइएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वीजर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें पृथ्वीजर पुरस्कार किससे संबंधित है? ये दोस्तों वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर से संबंधित है। और ये किसको प्राप्त हुआ? ये दोस्तों फ्रांसिस कैरे को प्राप्त हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। और ये दोस्तों किसका है? वास्तुकला। वास्तुकला से संबंधित है पृथ्वीजर पुरस्कार। और किसको मिला? फ्रांसिस कैरे को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, ये किसको मिला है? तो आपको नोट करके रखना, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है गीतांजलि श्री को। किसके लिए मिला है? रेत समाधि, रेत समाधि।
रेत समाधि के मिला है गीतांजलि श्री को। दोस्तों ये सवाल मैं आपको 2 से 3 बार नोट करा चुका हूं, क्योंकि दोस्तों ये सवाल बनने की प्रबल संभावना है। आपके यूपी पैट के सिलेबस में साफ लिखा है पुरस्कार और उनके विजेता, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फ्रांसिस कैरे को दोस्तों वास्तुकला का दोस्तों प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है 2022 का। गीतांजलि श्री को दोस्तों इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। किसके लिए मिला है? रेत समाधि के लिए मिला है। अब दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि ये रेत समाधि है, इसका और क्या कहते हैं? टॉम ऑफ सैंड। इसका दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया है? तो आपको नाम याद रखना है, डेजी रॉकवेल ने किया। यह भी नाम आप नोट करके रखिएगा। इन्होंने दोस्तों ये रेत समाधि का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नवदीप गिल, दोस्तों ये नीरज चोपड़ा की ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं। कौन? नवदीप गिल। इन्होंने दोस्तों नीरज चोपड़ा की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम में कितनी स्पर्धाएं थीं? दोस्तों यह सवाल ऐसी सवाल है जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? आपको नोट करके रखना, इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में भी कहां पर? बर्मिंघम में। और कौन से क्रम का था ये दोस्तों? 22वें क्रम का था। और इसमें दोस्तों भारत का स्थान कौन सा था? तो आपको नोट करके रखना है, भारत का स्थान था चौथा। आइए दोस्तों सारे आंकड़े मैं आपको एक बार फिर से नोट करा देता हूँ। ये सवाल मैं कई बार नोट करा चुका हूँ, लेकिन दोस्तों आप एक बार इसको फिर से नोट कर लीजिएगा। हमारा सही दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम इसमें कितनी स्पर्धाएं थी? तो आपको नोट करके रखना है, इसके अंदर 283 स्पर्धाएं थी, 283। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। और दोस्तों खेल कितने थे? खेल थे 19। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम में खेल कितने थे? 19 थे। और स्पर्धाएं कितनी थी? 283। इन दोनों सवालों को आप इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। दोस्तों सबने दोस्तों आपको बताया है कि किसने क्या जीता है, किसने क्या नहीं जीता है, लेकिन दोस्तों आपको बहुत कम लोगों ने ये बताया होगा कि इसमें कितने खेल थे, कितनी स्पर्धाएं थी। यह भी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम को लेकर मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था? इंग्लैंड। इसका आयोजन दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था। और दोस्तों इसमें भारत, अपने भारत की स्थिति जानते हैं। भारत का दोस्तों चौथा स्थान था। कितना? चौथा। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 61 पदक जीते हैं, और जिसमें से 22 गोल्ड हैं। 22 गोल्ड जीते हैं। और इसमें दोस्तों टोटल मेडल कितने जीते हैं? दोस्तों 61 मेडल जीते हैं। भारत का स्थान कौन सा? भारत की रैंक कौन सी है? चौथी रैंक है। और पहले स्थान पर दोस्तों कौन रहा है? पहले स्थान पर रहा था ऑस्ट्रेलिया। कौन दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा था। और कौन से क्रम का था ये दोस्तों? 22वें क्रम का था। कौन सा दोस्तों? 22वें क्रम का था। और आपको बता दें दोस्तों, इसकी दोस्तों जो शुभंकर क्या था? पैरी द बुल इसका शुभंकर था। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। अब दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम दोस्तों जो इसका 21वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो आपको नोट करके रखना है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कौन सा संस्करण था? 21वां संस्करण था। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, भारत का पहला मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर कहां पर शुरू हुआ है? अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। बिल्कुल छुपा रुस्तम सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला सकता है यह सवाल। भारत का पहला मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर कहां शुरू हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, लद्दाख में हुआ है, कारगिल में हुआ है, या सियाचिन में हुआ है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी इस परीक्षा के लिए। भाई बहनों आपको बता दें, भारत का पहला मोबाइल डिजिटल थिएटर कहां पर शुरू हुआ है? तो आपको नोट करके रखना है, ये लद्दाख में शुरू हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आइए दोस्तों थोड़ी सी जानकारी ऑप्शन के थ्रू मैं आपको और देता हूं। दोस्तों कारगिल, दोस्तों सियाचिन, ये दोस्तों किस नदी किनारे आते हैं? नुब्रा नदी घाटी के पास दोस्तों क्या स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। नुब्रा नदी घाटी, कई बार यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों यहाँ पर क्या है? पाके टाइगर रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। ये दो दोस्तों ऐसे चीज़ें हैं जो बार बार पूछी जाती हैं आपसे परीक्षा में। पाके टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला सकते हैं ये सारे सवाल। उम्मीद करता हूँ आपने सवाल नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, किस क्षेत्र के द्वारा हाई कोर्ट रिट जारी करता है? दोस्तों यहाँ पर क्षेत्र मिस टाइप हो गया। यहाँ पर आपको बताना है किस अनुच्छेद के द्वारा हाई कोर्ट रिट जारी करता है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। पॉलिटी का एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है, और उसके जो ऑप्शन है वो भी दोस्तों लल्लन टॉप लगाए गए हैं।
चारों ऑप्शन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने प्रश्न की ओर। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। किस अनुच्छेद के द्वारा, इसको दोस्तों क्षेत्र नहीं, आप अनुच्छेद कर लीजिएगा यहाँ पर, किस आर्टिकल के द्वारा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद लिखिएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। किस आर्टिकल के द्वारा हाई कोर्ट रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 129। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, हाई कोर्ट रिट जारी करता है, कितने प्रकार के रिट जारी करता है, 6 प्रकार के रिट जारी करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 226। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 6 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन दोस्तों, हाई कोर्ट। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और दोस्तों संविधान की आत्मा किसको कहा गया, अनुच्छेद 32 को कहा गया है। इसी में दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसी में है। तभी दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, अनुच्छेद 32 को कहा है। और अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और दोस्तों हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है, अनुच्छेद 226 के तहत है। अब दोस्तों और ऑप्शन को लेकर आपको बताते हैं। 124 है, ये दोस्तों किससे संबंधित है, ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। जो सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों कार्यकाल है, उसकी शक्तियां हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, अनुच्छेद 124। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय, हाई सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये दोस्तों किस में कहा गया, 129 में कहा गया है, अभिलेख न्यायालय। इसको भी आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, कल्याण सिंह को किस सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया है। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा ये सवाल। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों कल्याण सिंह ये कौन है, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, जिनकी दोस्तों अभी हाल ही में डेथ हो गई थी। इनको दोस्तों किस सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है। इनको पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर भी आपका सही जवाब होगा। इनको पद्म विभूषण सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया है। दोस्तों भारत रत्न पहले नंबर का है, पद्म विभूषण दूसरे नंबर का है, पद्मश्री भारत रत्न पहले नंबर का, ये दोस्तों दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का है। भारत के ये 4 सर्वोच्च सम्मान हैं। दोस्तों कल्याण सिंह को दोस्तों सम्मान किसके द्वारा दिया गया, पद्म विभूषण। सन 2022 के अंदर 4 लोगों को ये सम्मान दिया गया था। किसको किसको, आप नोट कर लीजिएगा चारों के नाम, जो आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे, आपकी नंबर दिलाएंगे आपको। नंबर 1 जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। एक तो दोस्तों इनको मिला है। राधेश्याम खेमका, राधेश्याम खेमका। और किसको मिला, तो प्रभा आन्ने। और दोस्तों एक मैंने आपको बताया कल्याण सिंह। इन चारों के नाम आप नोट करके रखिएगा, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जनरल बिपिन रावत, जिनका दोस्तों अभी हाल ही में एक एरोप्लेन की दुर्घटनावश इनका दोस्तों निधन हो गया, आप सब जानते हैं। और ये कहाँ से संबंधित है, ये उत्तराखंड से संबंधित है। और दोस्तों ये किस बटालियन से संबंधित है, तो आपको नोट करके रखना है, ये गोरखा बटालियन से संबंधित है। और दोस्तों किसको किसको मिला है, राधेश्याम खेमका उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों उत्तर प्रदेश। और कल्याण सिंह ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। इनको आप नोट करके रखिएगा, आपकी परीक्षा में इनमें से कोई सा भी सवाल आ सकता है और आपको नंबर दिला सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। झेलम नदी पर स्थित है, चेनाब नदी पर स्थित है, बितिस्ता नदी पर स्थित है या रावी नदी पर स्थित है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों यह एक ऐसी परियोजना है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है और कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। आज के बाद ये सवाल कभी आप गलत नहीं करेंगे। आइए दोस्तों सवाल की ओर हम बात करते हैं। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपको नोट करके रखना है और वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना है, ये चेनाब नदी पर स्थित है। किस पर दोस्तों, चेनाब नदी पर स्थित है। अब दोस्तों चेनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित है, तो आपको बता दूं, सलाल, बगलीहाल, दुलहस्ती,
और पकलडुम, ये दोस्तों किस पर से, चेनाब नदी पर स्थित हैं। और झेलम नदी पर दोस्तों कौन कौन सी, उरी परियोजना, उरी और तुलबुल। उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, झेलम नदी पर स्थित है। इसको आप नोट करके रखिएगा, आपकी परीक्षा में सीधे छपेंगे ये सब सवाल। दोस्तों रावी नदी को वेदों में क्या कहा था, परुष्णी। रावी नदी को दोस्तों वेदों में क्या कहा था, परुष्णी नदी कहा जाता है। यह भी आप थोड़ा नोट करके रखिएगा, यह भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपने दोस्तों यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट किया होगा, सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब दोस्तों आपके लिए एक नदियों का सवाल, जल्दी से बताइएगा दोस्तों, नर्मदा नदी कहाँ से, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है और यह सवाल मैंने अपनी प्रैक्टिस सेट में 2 से 3 बार लिया है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, इसका जवाब आप कमेंट कर कर बताएंगे। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भाई बहनों हमारा अगला सवाल है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी। लगा लीजिएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा ये सवाल। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों हिस्ट्री का, जल्दी से बताइएगा। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। यह सवाल भी दोस्तों मैं दूसरे से तीसरी बार ले रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना है और मैं नहीं चाहता दोस्तों आपका सवाल गलत हो। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई है, जल्दी से बताइएगा, आपका सही जवाब क्या होगा। भाई बहनों आपको बता दें द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई है, तो आपको नोट करके रखना है, यह हुई है वैशाली में। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपको थोड़ी सी जानकारी मैं और देता हूँ। दोस्तों पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई है, पहली हुई है राजगृह में। द्वितीय हुई है दोस्तों वैशाली में। तीसरी कहाँ पर हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है। चौथी दोस्तों ये दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में हुई है। अब दोस्तों आपको बता दूं कौन कौन से कहाँ इसके राजा थे, आपको यही पता होना चाहिए। पहली बौद्ध संगति दोस्तों कहाँ पर हुई, राजगृह। इसमें दोस्तों कौन थे उस समय, अजात शत्रु। ठीक है दोस्तों। वैशाली, इसमें दोस्तों कौन थे, कालाशोक। और दोस्तों पाटलिपुत्र में कौन थे, अशोक, केवल अशोक। और इसमें दोस्तों कौन थे, कनिष्क। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आप ऐसे ही सवालों को नोट कीजिएगा। पहली बौद्ध संगति दोस्तों कहाँ पर हुई थी, राजगृह में हुई थी। राजगृह में दोस्तों किसके समय में, अजात शत्रु के समय में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो दोस्तों आपको याद कर रखना, वैशाली में हुई थी। और किसके समय में, कालाशोक के समय में। तृतीय दोस्तों बौद्ध संगति कहाँ पर हुई है, पाटलिपुत्र में। किसके समय में, अशोक के समय में। चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई है, कुंडलवन कश्मीर में हुई है। दोस्तों कश्मीर कुंडलवन, पूरा नाम याद रखिएगा आप। और किसके समय में, कनिष्क के समय में हुई है। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। दोस्तों धम्मचक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है, तो आपको नोट करके रखना है। धम्मचक्र प्रवर्तन जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वो घटना क्या कहलाती है, धम्मचक्र प्रवर्तन। और दोस्तों कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। दोस्तों महापरिनिर्वाण ये दोस्तों किससे संबंधित है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। महाविनिष्क्रमण क्या है दोस्तों, ये गृह त्याग की घटना है। और महापरिनिर्वाण जो बुद्ध का दोस्तों महापरिनिर्वाण था, वो दोस्तों किससे संबंधित है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल है, पूना पैक्ट किस वर्ष से संबंधित है। लीजिए दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है। 1931, 1932, 1938, 1942 क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। पूना पैक्ट किस वर्ष से संबंधित है। चारों तिथियां आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल लेकर उसका उत्तर आपको बता देना हमारा उद्देश्य नहीं है। एक सवाल से दोस्तों आपको ऐसे ऑप्शन सेट किए जाते हैं कि उससे दोस्तों 4 से 5 सवाल बन जाएं। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कहने को 30 सवाल होते हैं, लेकिन दोस्तों आप डेली यहाँ से 100 से 120 सवाल लेकर जाते हैं, और जो आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे दोस्तों। और आपको सीधा सीधा नंबर दिलाने वाले ये सवाल। आप कोई सी भी परीक्षा में बैठ जाइएगा, अगर आपने दोस्तों यहाँ से वीडियो देखी है तो आप गारंटी मान के चलिएगा आप 15 से 20 नंबर आपकी परीक्षा में आप 100% सही करने वाले हैं। आइए दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले सवाल की ओर बात करते हैं हम। पूना पैक्ट किस वर्ष से संबंधित है, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें पूना पैक्ट किस वर्ष से संबंधित है, तो आपको नोट करके रखना है ये वर्ष 1932 से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अब पूना पैक्ट हुआ किसके किसके बीच में हुआ, तो आपको नोट करके रखना महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था दोस्तों, ये भीमराव अंबेडकर।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। ये दोस्तों किसका कहना था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। और दोस्तों कहाँ हुआ था? यरबदा जेल। पूना पैक्ट कहाँ हुआ था? यरबदा जेल में हुआ था। ये भी आपको नोट करके रखना है। वर्ष 1931, इसमें दोस्तों क्या होता है? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, ये दोस्तों कब हुआ था? ये दोस्तों 1931 में हुआ था। और दोस्तों आपको बता दें, इसी दिन 23 मार्च 1931 सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, दोस्तों इनको फांसी हुई थी। कब दोस्तों? 23 मार्च 1931 से। ये तारीख भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण तारीख है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं 1942, इसमें क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसको आप नोट करके रखिएगा। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लिनलिथ गो। गो माने जाना, क्या कहते हैं? गो माने जाना, अंग्रेजों जाओ, यानी कि भारत छोड़ो। दोस्तों किससे संबंधित है? लिनलिथ गो। और वर्ष 1942, 9 अगस्त 1942, इसको पूरा नाम याद रखिएगा, पूरी तारीख याद रखिएगा। आपसे दोस्तों यहाँ से पूरी तारीख भी पूछी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। 1938 में दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? लीजिए दोस्तों, आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल है। 7 अगस्त, 16 अक्टूबर, 22 अप्रैल या 16 मार्च। चारों तिथि आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। जल्दी से बताइएगा, हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? भाई बहनों आपको बता दें, 7 अगस्त को मनाया जाता है हथकरघा दिवस। आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब होगा। और 7 अगस्त को ही दोस्तों भाला फेंक दिवस। क्या दोस्तों? भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों क्यों मनाता है? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था इसी दिन, टाउन हॉल कोलकाता से। वर्ष 1905 में दोस्तों क्या होता? स्वदेश 7 अगस्त 1905 में क्या होता? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ से? टाउन हॉल कोलकाता से हुआ था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और बंगाल विभाजन भी दोस्तों वर्ष 1905 में हुआ था। इसीलिए दोस्तों ये क्या मनाता है? हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। और इसी दिन दोस्तों नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। इसलिए दोस्तों इसको भाला फेंक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं 16 अक्टूबर, राष्ट्रीय खाद्य दिवस। खाद्य दिवस दोस्तों जो FAO है, FAO, सॉरी दोस्तों, FAO फूड ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। 22 अप्रैल मैंने आपको बताया अभी, पृथ्वी दिवस। क्या दोस्तों? अर्थ डे, पृथ्वी दिवस मनाया था 22 अप्रैल को। और 16 मार्च को दोस्तों क्या मनाया? टीकाकरण दिवस, वैक्सीनेशन डे। इसको भी आप थोड़ा नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों दोस्तों? यहीं पर दोस्तों क्योंकि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? टाउन हॉल कोलकाता से। 16 अक्टूबर को क्या मनाया था? राष्ट्रीय खाद्य दिवस मनाया जाता है। FAO का दोस्तों स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 16 मार्च को क्या मनाया जाता है? टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण सवाल। नागालैंड, मेघालय, झारखंड, त्रिपुरा। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शन से दोस्तों एक एक त्यौहार मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहले दोस्तों आप सवाल का जवाब दीजिएगा कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। भाई बहनों आपको बता दें, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय में दोस्तों कहाँ पर? शिलोंग। शिलोंग दोस्तों ये मेघालय की राजधानी है शिलोंग, इसको आप नोट करके रखिएगा। झारखंड में क्या? सरहुल फेस्टिवल। अति महत्वपूर्ण दोस्तों सवाल है ये, और कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये ऐसा सवाल है दोस्तों जो हर परीक्षा के अंदर लगभग पूछा जाता है। नागालैंड, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल
फेस्टिवल, ये दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। त्रिपुरा, यहाँ पर इसकी दोस्तों भाषा कौन सी, कोकबरोक भाषा है। और यहाँ पर दोस्तों कौन सा, खारची उत्सव। खारची उत्सव दोस्तों कहाँ मनाया था, ये त्रिपुरा में मनाया था। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। ग्रुप डी की परीक्षा में ये खारची उत्सव वाला सवाल 2 से 3 बार पूछा गया था। आपकी परीक्षा में ये सवाल पूछा जा सकता है। अब दोस्तों आप बताएंगे कि सत्रिया डांस, जो सत्रिया नृत्य है वो दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। जो सत्रिया नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताने वाले हैं। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, सत्य शोधक समाज किस राज्य से संबंधित है। लीजिए दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने हाजिर है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। सत्य शोधक समाज किस राज्य से संबंधित है, जल्दी से बताइएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सत्य शोधक समाज किसका है, महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज इनसे संबंधित है। अब दोस्तों ये कहाँ से संबंधित, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बहुत लोगों ने बताया होगा कि सत्य शोधक समाज किससे संबंधित है, महात्मा ज्योतिबा फुले से संबंधित है। लेकिन दोस्तों ये प्रारंभ कहाँ से हुआ है, महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। आपकी परीक्षा में दोस्तों आपको नंबर दिला सकता है ये सवाल, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक दोस्तों महत्वपूर्ण क्या होता, पर शिक्षालय, पर शिक्षालय, ये दोस्तों कहाँ शुरू हुआ था, ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। अब आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चला। लीजिए दोस्तों, आपकी परीक्षा में छपने वाला प्रश्न आ गया। हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चला, 12 अगस्त से 15 अगस्त, 13 अगस्त से 15 अगस्त, 11 अगस्त से 15 अगस्त या 10 अगस्त से 15 अगस्त। बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सवाल है दोस्तों आप सभी के लिए। जल्दी से बताइएगा कि हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया गया था 2022 के अंदर, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चला है, तो आपको नोट करके रखना है 13 अगस्त से 15 अगस्त। आपका ऑप्शन नंबर भी आपका सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा दोस्तों स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ये दोस्तों 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों अमृतकाल की अवधि कितनी तय की गई, 25 वर्ष। अमृतकाल की अवधि कितनी तय की गई, 25 वर्ष तय की गई। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। और दोस्तों अमृत महोत्सव कौन, 75वां अमृत महोत्सव की दोस्तों 75वीं वर्षगांठ थी। लेकिन दोस्तों कौन सा दोस्तों स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो आपको नोट करके रखना है 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल, जल्दी से बताएगा कि स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था। मैंने ये सवाल आपको कल बताया था। आइए दोस्तों थोड़े से आंकड़े मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। अपना राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत इसको कब अपनाया गया था, तो आपको नोट करके रखना है 24 जनवरी सन 1950 को अपना राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को इसको अपनाया गया था। अब दोस्तों अपने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो आपको नोट करके रखना है 22 जुलाई 1947 को अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। और दोस्तों ध्वज संहिता किस वर्ष से संबंधित है, तो आपको नोट करके रखना है वर्ष 2002 से संबंधित है। आपसे मैंने दोस्तों क्या पूछा है कि अगस्त प्रस्ताव नहीं सॉरी दोस्तों स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था। इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बात करते हैं आज के अगली और महत्वपूर्ण सवाल की ओर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, दक्षेस का मुख्यालय कहां पर स्थित है, इंडोनेशिया, नेपाल, जेनेवा या बेल्जियम। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दक्षेस का मुख्यालय कहां पर स्थित है। दोस्तों आपको बता दें दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको नोट करके रखना है ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में दोस्तों कहाँ पर, काठमांडू नेपाल, काठमांडू नेपाल में स्थित है। अब दोस्तों दक्षेस को क्या कहते हैं, दक्षेस को ही दोस्तों सार्क कहा जाता है। बस यही दोस्तों आपको मैं बताना चाहता था। अगर आपसे सार्क का मुख्यालय पूछे या दोस्तों आपसे दक्षेस का मुख्यालय पूछे, एक ही बात है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नेपाल के काठमांडू में स्थित है। आपको नोट करके रखना है। दोस्तों इंडोनेशिया के जकार्ता, इसमें दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है, आसियान का मुख्यालय स्थित है। और दोस्तों इसके अंदर कितने मेंबर हैं आसियान के अंदर, आसियान के अंदर 10 मेंबर हैं।
और दोस्तों सार्क में 8 मेंबर हैं, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है दोनों के दोनों। दोस्तों ये सवाल मैंने क्यों लिया है आपको, दोस्तों मैंने यहाँ पर जकार्ता नहीं दिया, काठमांडू नहीं दिया, बच्चे अधिकतर इसको ही याद करते हैं। मैंने दोस्तों इनको इंडोनेशिया कर दिया और नेपाल कर दिया। लेकिन दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दक्षेश, अगर आपसे दक्षेश पूछे या सार्क पूछे, दोनों एक ही बात है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। और दोस्तों इसका आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। आसियान में 10 देश शामिल है और सार्क यानी कि दक्षेश में 8 देश शामिल हैं। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों जिनेवा, WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई है। और दोस्तों उसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? नागोजी ओंकाजा इवेला। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में किसका मुख्यालय स्थित है? मैंने आपको बताया है, नाटो का मुख्यालय स्थित है और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। उम्मीद करता हूं आपने यहां से सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। दोस्तों नाटो संगठन की फुल फॉर्म आप नोट करके जाइएगा, इसको याद करके जाइएगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अति महत्वपूर्ण दोस्तों सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, पुछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जियोग्राफी का एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है। 4 सवाल हैं, आपको चारों में बताने वाला हूँ। ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, हंगरी में या वेनेजुला में? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, पुछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको नोट करके रखना है, ये हंगरी में पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों वेल्स घास के मैदान पाए जाते हैं। वेनेजुला में दोस्तों कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए कमेंट कर। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में क्या पाए जाते हैं, तो आपको नोट करके रखना, डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट्स, पुछताछ घास के मैदान हंगरी पाए जाते हैं। अब दोस्तों एक है स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों ये यूक्रेन या यूरेशिया। इसको आप नोट करके रखिएगा, आपसे यहाँ से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर वेनेजुला में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो आपको याद करें लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुला में पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आपसे दोस्तों यहाँ से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आप सवाल गलत नहीं करेंगे। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है हमारा साइंस का तांडव। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों साइंस के। आपको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के दोस्तों ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में आपको छपेंगे और आपको नंबर देके जाएंगे। रुधिर पर संचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, कार्ल स्टीनर ने की थी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें, रुधिर पर संचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों ल्यूवेनहॉक, इन्होंने दोस्तों जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज दोस्तों पहले किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी, और तंबाकू के पौधों पे की थी। आपको यह भी पता होना चाहिए, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों कार्ल स्टीनर, इन्होंने किसकी खोज की थी? जल्दी से बताइएगा कमेंट कर। यह भी सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। रुधिर पर संचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसकी की थी? जीवित कोशिका की खोज की तंबाकू पौधे पर। और कार्ल स्टीनर ने किसकी खोज की थी? इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल है, रुधिर दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, पायरोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर या ओडोमीटर? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शन आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। भाई बहनों आपको बता दें, रुधिर दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। बैरोमीटर दोस्तों वायुमंडलीय दाब, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप दोस्तों किसके द्वारा? पायरोमीटर। ओडोमीटर द्वारा स्पीड मापी जाती है, स्पीड।
दोस्तों गाड़ियों में दोस्तों मीटर लगे होते हैं, ओडोमीटर, स्पीड मापी जाती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और दोस्तों ये हल्का क्षारीय होता है। कैसा दोस्तों? क्षारीय होता है। और दोस्तों रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है दोस्तों? तरल संयोजी ऊतक। रक्त क्या है दोस्तों? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। उम्मीद करता हूं यहां से आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? त्वचा होते हैं, फेफड़े होते हैं, यकृत होता है या वक्र होता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? दोस्तों सवाल को सही से पढ़िएगा। मुख्य उत्सर्जी अंग पूछा है आपसे, त्वचा, फेफड़े, यकृत, वक्र। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है मुख्य रूप से? तो आपको नोट करके रखना, वक्र यानी कि किडनी। दोस्तों आपको बता दें, वैसे तो दोस्तों त्वचा भी है, फेफड़े भी हैं और यकृत भी है। ये तीनों दोस्तों उत्सर्जी अंग हैं। लेकिन दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है कि मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से दोस्तों वक्र पाया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपसे यहाँ से कोई सा भी सवाल रिलेट कर पूछा जा सकता है। दोस्तों यकृत किससे संबंधित है? हिपैटोलॉजी। अगर दोस्तों आपसे हिपैटोलॉजी का संबंध पूछा जाए तो यकृत आप बोलेंगे। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, उत्सर्जी उत्पाद के आधार पर मनुष्य है अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक या यूरियोटेलिक या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइएगा। उत्सर्जी उत्पाद के आधार पर मनुष्य कैसा प्राणी है? अमोनोटेलिक है या दोस्तों यूरिकोटेलिक है या यूरियोटेलिक है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों ये तीनों ऑप्शन आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। भाई बहनों आपको बता दें, उत्सर्जी उत्पाद के आधार पर मनुष्य कैसा है? मनुष्य दोस्तों यूरिकोटिलिक है। यानी कि दोस्तों ये यूरिया का दोस्तों संश्लेषण करता है कौन? मनुष्य। दोस्तों यूरिया को बाहर निकालता है अपने शरीर से कौन? दोस्तों मनुष्य। जो दोस्तों यूरिया का संश्लेषण करते हैं यूरिकोटिलिक। और दोस्तों जो दोस्तों अमोनोटिलिक कौन होते हैं? जो अमोनिया का संश्लेषण करते हैं, अमोनियोटिलिक कहते हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आपको अगले सवाल को। और दोस्तों थोड़ा सी जानकारी यहाँ पर मैं आपको और देना चाहता हूँ। दोस्तों जिन जीवों में जल की सबसे कम मात्रा होती है, जैसे दोस्तों कीट पतंगे हो गए, सांप बिच्छू हो गए, ये दोस्तों कैसे होते हैं? ये यूरिकोटिलिक होते हैं। जो कीट वर्ग होते हैं कैसे होते हैं? कीट वर्ग ये दोस्तों यूरिकोटिलिक होते हैं। जिनमें दोस्तों पानी की मात्रा बहुत कम, पानी की दोस्तों जिनको बहुत कम जरूरत पड़ती है, वो दोस्तों कैसे होते हैं? यूरिकोटिलिक। जिनको दोस्तों पानी की मात्रा जो दोस्तों पानी में ही रहते हैं, यानी कि दोस्तों जिनको पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है, कौन है? अमोनोटिलिक कहलाते हैं। जैसे दोस्तों मछली हो गया या दोस्तों जो भी जीव पानी में रहते हैं वो सब कैसे होते हैं? अमोनोटिलिक होते हैं। या जो सांप हो गया वो सब कैसे हैं? अमोनोटिलिक। अब दोस्तों बात करते हैं यूरिकोटिलिक, जिनको दोस्तों एक निश्चित अनुपात में जिनको पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे कि मनुष्य, दोस्तों कितना मनुष्य को पानी पीना चाहिए, कितना नहीं पीना चाहिए, वो सब दोस्तों मनुष्य के दोस्तों एक सीमा पर डिपेंड करता है। दोस्तों मनुष्य कैसा है? यूरियोटिलिक है। और दोस्तों कीट पतंगे कैसे? यूरिकोटिलिक हैं। और दोस्तों मछली वगैरह कैसी हैं? ये दोस्तों अमोनोटिलिक हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ से आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है, अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव होती है? लीजिए दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ब्रह्मास्त्र सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव होती है? मरकरी, जल, ब्रोमीन, लोहा। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। यह सवाल कई बार और तरह तरह की परीक्षा में बार बार पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो आपको नोट करके रखना है मरकरी यानी कि पारा। मरकरी वैल्यू पारा बोलो Hg। इसको आप नोट करिए, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपसे पूछा जाता है एकमात्र कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? पारा। अगर आपसे पूछा जाए एकमात्र कैसी अधातु, अगर आपसे अधातु पूछी जाए तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। अगर आपसे पूछा जाता है कि एकमात्र कैसी अधातु है जो कमरे के ताप पर दोस्तों द्रव अवस्था में होती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। मैग्नीशियम से बना होता है, सिल्वर से बना होता है, प्लेटिनम से बना होता है, टंगस्टन से बना होता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, बल्ब का जो फिलामेंट होता है किससे बना होता है, तो आपको नोट करके रखना है, वह टंगस्टन धातु से बना होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि बल्ब का जो फिलामेंट है उसका गलनांक कैसा होता है, तो आपको नोट करके रखना है गलनांक। गलनांक दोस्तों, बल्ब के फिलामेंट का जो गलनांक होगा कैसा होगा? उच्च होगा। जब दोस्तों उच्च होगा तभी तो दोस्तों वो ऊष्मा देगा, कि जैसे मान लीजिए किसी का दोस्तों गलनांक है वो उच्च होता है, जब दोस्तों उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है वो दोस्तों हीट होता है और दोस्तों मतलब ऊष्मा उसके अंदर उत्पन्न होती है और वो रोशनी देती है। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्यूज तार, जो फ्यूज तार होता है दोस्तों, हमारे जो परिपथ में फ्यूज लगा होता है उसका गलनांक कैसा होता है? उसमें दोस्तों निम्न गलनांक होता है। तभी दोस्तों एकदम से मान लीजिए कोई तेज लाइट आई, आपका फ्यूज दोस्तों उसमें एक निम्न गलनांक का दोस्तों वो लगा होगा फ्यूज, तो दोस्तों तुरंत वो फूक जाएगा और आपका जो दोस्तों और भी चीज़ें, पंखा हो गया, मोटर हो गया, या कोई भी दोस्तों विद्युत से संबंधित कोई भी चीज़ हो गई, आपकी खराब नहीं होगी। तो आपसे सवाल यहाँ से बन सकता है कि दोस्तों जो टंगस्टन धातु है उसका गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है। जब दोस्तों उच्च होता है तभी वो ऊष्मा प्रदान करता है। और जो दोस्तों फ्यूज तार होता है उसका गलनांक कैसा होता है? उसका गलनांक निम्न होता है। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भाई बहनों हमारा अगला सवाल है, स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या अनंत? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। भाई बहनों आपको बता दें, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आपको नोट करके रखना 25 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अब अगर यहीं पर पूछा जाता कि स्वस्थ नेत्र हेतु अधिकतम स्पष्ट दूरी कितनी होगी, तो आपका उत्तर क्या होता है? अनंत। इसको आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वस्थ नेत्र के लिए अधिकतम स्पष्ट दूरी कितनी होती है? अनंत पर होती है। इसको आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? बैगनी, काला, नीला, सफ़ेद? इसका जवाब दोस्तों सबको पता होता है। आपको क्या हो जल्दी से बताइएगा, क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, तो आपको सबको पता है काला दिखाई देता है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, वो क्यों काला दिखाई देता है? क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर दोस्तों वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, ये दोस्तों इसका कारण होता है। आपको कारण भी पता होना चाहिए। कई बार दोस्तों आपके ऑप्शन में आपसे कारण पूछ लिया जाता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है, आपने ये तो पढ़ लिया, लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण है आपको चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। दोस्तों आपको मैंने प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन और प्रकीर्णन बताया था। आपको बता दें, जहाँ पर दोस्तों कलर की बात की जाए, जैसे कि आपसे कहा जाए कि आकाश नीला दिखाई देता है, समुद्र नीला दिखाई देता है, तो आप दोस्तों वहाँ पर प्रकीर्णन वाला ऑप्शन सही करेंगे। जहाँ पर दोस्तों कलर की बात की जाए वहाँ पर आप प्रकीर्णन का ऑप्शन सही करेंगे। और दोस्तों जहाँ पर चमकना, यानी कि दोस्तों जैसे कि कटा हुआ हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, या दोस्तों मुड़ी हुई पेंसिल चमकती हुई दिखाई देती है, या दोस्तों आपसे पूछा जाए मृगमरीचिका, या आपसे पूछा जाए कि रोड पर चलते समय रोड पर दोस्तों पानी फैला हुआ दिखाई देता है, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे प्रश्नों को नोट किया हुआ होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? लीजिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है, फिर से हाजिर है आपके सामने। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B12। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा।
भाइयों बहनों आपको बता दें टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है, तो आपको नोट करके रखना है विटामिन ई। ये दोस्तों विटामिन ई जो होता है बांझपन से संबंधित है विटामिन ई, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। और दोस्तों विटामिन B12 इसका नाम क्या है, साइनोकोबुलिन। साइनोकोबुलिन इसका दोस्तों रासायनिक नाम है साइनोकोबुलिन। विटामिन डी का दोस्तों क्या है, कैल्सीफेरॉल। और दोस्तों विटामिन ए का क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन बी का क्या होता है, तो आपको नोट करके रखना है थायमीन। V2 का या V1 का वो जो नॉर्मल जो बी होती है उसको थायमीन कहते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन के फिनोक्विनोन। इसको भी आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। आइए बात करते हैं आज के अंतिम और अति महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। हमारा आज का अंतिम सवाल है पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, एंडरसन, पाउली, हाइजेनबर्ग, हेनरी कैवेंडिश। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना है। कौन दोस्तों इसके, एंडरसन। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आपके लिए एक सवाल, जल्दी से बताइएगा पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का होता है, न्यूट्रॉन का होता है। इसका जवाब आप कमेंट कर कर बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों पाउली, इन्होंने क्या किया था, अपवर्जन का नियम दिया था। अपवर्जन का नियम किसने दिया था, पाउली ने दिया था। और दोस्तों हाइजेनबर्ग, इन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। अनिश्चितता का सिद्धांत क्या हाइजेनबर्ग ने दिया था। हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने दोस्तों रेडियो एक्टिविटी खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ये दोस्तों थे इसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल और दोस्तों उनके खोजकर्ता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल, जल्दी से बताइएगा दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने की थी। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने वाले हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। कैसे लगी आपको दोस्तों ये वीडियो, कैसे लगे आज के सवाल। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।